बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉर्मोसाइटिक एनीमिया को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या होता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया वो होता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो तो नॉर्मल होता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल का साइज़ की रेंज क्या है, 80 टू 100 क्यूबिक माइक्रोमीटर है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। इससे पहले मैंने पढ़ा था माइक्रोसाइटिक एनीमिया जिसके अंदर रेड ब्लड सेल का साइज़ है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल का साइज़ है इंक्रीज़ होता है। लेकिन इनके अंदर रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन इनके अंदर जो प्रॉब्लम है वो आती है, इनके अंदर जो रेड ब्लड सेल की जो क्वांटिटी है, जो रेड ब्लड सेल का नंबर है वो डिक्रीज़ होता है। रेड ब्लड सेल तादाद के अंदर कम हो जाती है। अब रेड ब्लड सेल की जो नंबर में कमी आई है वो क्यों आई है, उसकी दो वजह हो सकती हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ तो ये होगा कि रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है वही कम हुई। क्या हो, एक रीज़न हो सकती है अंडर प्रोडक्शन। दूसरी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि रेड ब्लड सेल जो प्रोड्यूस हैं वो तो नॉर्मल तादाद के अंदर हो रहे हैं, लेकिन इनकी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है किसी भी वजह से। यहाँ तो प्रोड्यूस कम हो या उनकी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो, नतीजा क्या निकलना है, रेड ब्लड सेल की कमी हो जानी। जब रेड ब्लड सेल की कमी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अनीमिया। और जब रेड ब्लड सेल की कमी है तो इसका मतलब क्या है कि रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है नॉर्मल वो नहीं हो पाएगी बॉडी टिश्यूज़ तक। अब पहली जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेड ब्लड सेल जो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया वो ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन है या ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन है। तो इसके लिए जो सिंपल सा काम हमने करना है वो हमने क्या करना है, रेटिक्यूलोसाइट्स रेटिक्यूलोसाइट्स जो हैं इनका काउंट हमने चेक करना है कि हमारे ब्लड के अंदर रेटिक्यूलोसाइट्स जो है वो कितने तादाद के अंदर मौजूद है। रेटिक्यूलोसाइट्स क्या क्या होते हैं, रेटिक्यूलोसाइट बेसिकली लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल ही होते हैं। रेटिक्यूलोसाइट का जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं, जब रेटिक्यूलोसाइट की फर्दर डिवीजन होगी तो क्या बना देंगे, इमेच्योर रेड ब्लड सेल। अच्छा, नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर जो रेटिक्यूलोसाइट का काउंट होता है वो होता है 1 to 2%। टोटल जो रेड ब्लड सेल हैं उनमें से 1 to 2% क्या होते हैं, रेटिक्यूलोसाइट्स होते हैं। नॉर्मली जो हमारे जो रेड ब्लड सेल है उनका लाइफ स्पेन क्या होता है, 120 डे। और आफ्टर 120 डे रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होती है। अच्छा, हर दिन क्या होता है 1 to 2% ऑफ रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होती है और इनकी जगह इमेच्योर रेड ब्लड सेल यानी कि जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो ले लेते हैं। इस वजह से हमारे जो रेटिकुलोसाइट का काउंट है वो क्या होता है, 1 to 2%। अच्छा, अब हमने देखना है कि रेटिकुलोसाइट काउंट से हमें कैसे पता चलेगा कि अंडर प्रोडक्शन की वजह से अनीमिया या डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो इस तरह है कि नॉर्मली जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो 1 to 2% आ गया। अब बॉडी के अंदर क्या हो गया, अनीमिया की कंडीशन होगी। अनीमिया का क्या मतलब, रेड ब्लड सेल की कमी आएगी। जब रेड ब्लड सेल की कमी आएगी तो बॉडी इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगी, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन है उसे स्पीड अप करेगी। तो जब रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्पीड अप करेगी तो उसका मतलब क्या है, पहले इमेच्योर सेल बनेंगे फिर ही वो सेल जो है मेच्योर बनेंगे। नॉर्मली रेटिकुलोसाइट काउंट का कितना होता है, 1 to 2%। जब रेड ब्लड सेल ज़्यादा तादाद के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे तो जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 3% तक। अगर तो अनीमिया की वजह से, अगर तो बॉडी के अंदर अनीमिया की कंडीशन है और इस अनीमिया की कंडीशन के साथ रेटिकुलोसाइट जो काउंट है वो ग्रेटर दैन 3% है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। क्योंकि अब अनीमिया आया और बॉडी ने इसको जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन है उसे स्पीड अप कर दिया, तो उसका मतलब है हमारी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो रही है। अब मसला किसके अंदर आ रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, रेड ब्लड सेल की एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन आ रही है। तो इस तरीके से अगर रेटिकुलोसाइट काउंट जो 3% ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से। और अगर 3% से कम है तो उसका मतलब क्या है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया इज़ ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। अब एक और बात जो हमने समझी यहाँ पे कि एनीमिया के अंदर जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो फॉल्सली एलिवेट होता है। अब इसका क्या मतलब है फॉल्सली एलिवेट का, हमने रेटिकुलोसाइट काउंट को कैसे मेजर किया, हम रेटिकुलोसाइट काउंट को बेसिकली मेजर करते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेड ब्लड सेल। यानी कि हम देखते हैं टोटल जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें से कितने परसेंट रेटिकुलोसाइट काउंट है। अब बॉडी के अंदर कंडीशन है अनीमिया की, अनीमिया का क्या मतलब है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के अंदर। अच्छा, जब नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल कम हो गए तो वैसे ही जब रेड ब्लड सेल का नंबर कम होगा तो इसका मतलब क्या है, रेटिकुलोसाइट का जो परसेंट है वो वैसे ही बढ़ जाएगी। सपोज अगर पहले 100 थे रेड ब्लड सेल और इनके अंदर 2 थे रेटिकुलोसाइट कम, अब ये 100 से कम हो गया, ये हो गया 80 हो गया रेड ब्लड सेल। तो लेकिन रेटिकुलोसाइट तो फिर भी पहले भी 2 थे अब भी 2 है, तो उसका क्या मतलब है कि रेटिकुलोसाइट
काउंट जो है वो बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन जो रेड ब्लड सेल का जो नंबर है वही कम हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अनीमिया है इसके अंदर रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो फास्टली एलिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी हुई होती है। तो इसका हाल हमने क्या निकालना है, हम क्या करेंगे, हम रेटिकुलोसाइट काउंट को मेजर कर लेंगे, रेटिकुलोसाइट काउंट को देख लेंगे, जो भी रेटिकुलोसाइट काउंट आया हम उसे क्या कर देंगे, हम उसे हेमाटोक्रिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 45 कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमें रेटिकुलोसाइट काउंट मिलेगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जो करेक्टेड आया रेटिकुलोसाइट काउंट वो हमने देखना है। अगर करेक्टेड रेटिकुलोसाइट काउंट ग्रेटर दैन 3% है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन है रेड ब्लड सेल की ठीक है, और अनीमिया क्या है ड्यू टू नॉर्मोसाइटिक अनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन। और अगर 3% से कम हो तो उसका मतलब क्या है, अंडर प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कमी आई हुई है। अच्छा जी, हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हम इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मोसाइटिक अनीमिया ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन में क्या क्या होता है और एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है। पहले हम देखेंगे नॉर्मोसाइटिक अनीमिया ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन। सॉरी, पहले हम देखेंगे नॉर्मोसाइटिक अनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इस रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन को हम हीमोलाइसिस भी कहते हैं, हीमोलाइसिस। अच्छा, अब जो हीमोलाइसिस है, जो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन है, उसे हम दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक है एक्स्ट्रावास्कुलर और दूसरी है इंट्रावास्कुलर। अच्छा, पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर के अंदर क्या होता है। एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन है वो आउटसाइड द वेसल होती है। जब ब्लड गुजरा होता है लीवर से या फिर स्प्लीन से, लीवर एंड स्प्लीनिक जो साइनोसाइड्स है, और जब ब्लड लीवर एंड स्प्लीनिक साइनोसाइड से गुजरा होता है तो इन साइनोसाइड को लाइन किया होता है डिफरेंट मैक्रोफेजेस ने। वो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, वो ऐसा करते हैं कि वो रेड ब्लड सेल जो ओल्ड हैं या फिर वो रेड ब्लड सेल जिनकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी वगैरह आई है, ये इन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे और ये मैक्रोफेजेस उन रेड ब्लड सेल को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। अच्छा, मैंने कहा एक तो ओल्ड रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, और ये क्या करते हैं, कुछ रेड ब्लड सेल के अंदर जो कुछ चेंजेस आई होती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। वो चेंजेस हम थोड़ा आगे जाकर स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में ही। अच्छा, अब इन मैक्रोफेजेस ने क्या किया, इन मैक्रोफेजेस ने रेड ब्लड सेल को इनगल्फ कर लिया है। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या मौजूद थी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय। हीमोग्लोबिन किससे बनी होती है, हीम से प्लस ग्लोबिन से। अच्छा, अब हीम किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, हीम मतलब हीम की फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगी आयरन के अंदर और प्रोटोपोरफायरन के अंदर। अच्छा, आयरन जो वो तो रिसाइकल हो जाएगा। अब आएगा जो प्रोटोपोरफायरन, उसका क्या होगा, प्रोटोपोरफायरन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। इसका मतलब क्या, बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो गया है। अच्छा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये बाइंड करती है सीएम के अंदर मौजूद एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ और पहुंच जाती है लीवर तक। यानी कि डिस्ट्रक्शन जहाँ पे भी हो रही है, स्प्लीन के अंदर हो रही है, जिधर भी हो रही है, लिम्फ नोड के अंदर हो रही है, इसने पहुंच जाना अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लीवर तक, और लीवर के अंदर इसने इसकी कॉन्जुगेशन होनी है और इसने सिक्रीट हो जाना थ्रू बाइल। यानी कि जो हीमोग्लोबिन उसका जो प्रोटोपोरफायरन है उसने बाइल के अंदर एट द एंड जाके सिक्रीट हो जाना है। अच्छा, फिर ये ग्लोबिन बच गया। ग्लोबिन क्या है, वो अमाइनो एसिड की चेन है और इन्होंने ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाना है। अब हमने जो चीज़ें देखनी है वो क्या, हमने देखना है कि एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस अगर हो रही है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन का क्या क्या इसके क्लासिकल फीचर्स आएंगे, ये तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब हमने इनका नतीजा अक्स करेंगे कि इनकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स आएगी। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस मतलब एनीमिया हो गया। फिर इसके अलावा क्या हो जाएगी, स्प्लीनोमेगली। स्प्लीनोमेगली इज एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। वो क्यों हो रही है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है, कि इनकी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही है इनकी रेड ब्लड सेल की। फिर इसके अलावा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया आपको। अच्छा, फिर इसके अलावा चूँकि बाइल के अंदर एक्सेसिव अमाउंट किसकी सिक्रीट हो रही है, बिलीरुबिन की, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की, और उसकी वजह से जो बाइल है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और बाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से गाल स्टोन भी बन सकते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और फीचर भी होगा कि चूँकि अनीमिया हो रहा है और आपका जो बोन मैरो वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो बोन मैरो क्या करेगी, बोन मैरो का क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया। बोन मैरो हाइपरप्लेजिया क्यों होगा, क्योंकि बोन मैरो जो है उसका हाइपरप्लेजिया होगा तो सेल वहाँ पे ज़्यादा मौजूद होंगे और वो सेल ज़्यादा डिवीजन करके रेड ब्लड सेल की कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे।
तो ये होता है एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर। अभी हम देखते हैं इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर क्या होता है। अच्छा, इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस सबसे पहली बात ये आ गई, रेड ब्लड सेल की जो डिस्ट्रक्शन है वो विद इन द वेसल होनी है। विद इन द वेसल क्या होगा, वो ब्लड के अंदर मौजूद डिफरेंट एंटीबॉडीज, डिफरेंट कंप्लीमेंट प्रोटीन, डिफरेंट जो रेड ब्लड सेल है लाइक न्यूट्रोफिल वगैरह हो गए, ठीक है, नेचुरल किलर सेल वगैरह हो गए। तो ये जो सेल वगैरह हैं ये यही ब्लड के अंदर ही, ब्लड वेसल के अंदर ही रेड ब्लड सेल की क्या करा देंगे, डिस्ट्रक्शन। जब ब्लड वेसल के अंदर इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल रप्चर होगा, रिलीज क्या होगा, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन क्या करेगी, हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगी ब्लड के अंदर जो मौजूद प्रोटीन के साथ, इसका नाम क्या है, हेप्टोग्लोबिन, ठीक है, और इनका कम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पर ये होता है कि हीमोग्लोबिन समटाइम कन्वर्ट हो जाती है मेट हीमोग्लोबिन के अंदर। अच्छा, मेट हीमोग्लोबिन के अंदर और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या डिफरेंस है, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो नॉर्मली 2+ स्टेट के अंदर होता है, उसकी जो वैलेंसी है वो 2+ होती है। अगर ये कन्वर्ट हो जाए फेरिक स्टेट के अंदर विच इज आयरन विद 3+ वैलेंसी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हीमोग्लोबिन जिसके अंदर आयरन की जो वैलेंसी है वो 3 पॉजिटिव है, इस हीमोग्लोबिन का हम क्या करेंगे, मेट हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकती प्रॉपरली। अच्छा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगी, हीमोग्लोबिन यहाँ बाइंड कर ले, यहाँ मेट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट होगी। लेकिन क्या नतीजा निकल रहा है, इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिनीमिया। और जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होगा तो ये ब्लड फिल्टर होकर पहुँचेगा किडनी तक। किडनी के अंदर जब एक्सेसिव हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो कुछ जो जो कुछ हीमोग्लोबिन है वो यूरिन के अंदर भी सिक्रेट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिनूरिया। और इसके अलावा जब ये ये यूरिन के प्रोसेस के थ्रू ये गुजरा होगा हीमोग्लोबिन है किडनी के नेफ्रॉन से, तो जो नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूलर सेल है वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जो बिलीरुबिन है उसे एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, कुछ ना कुछ जो हीमोग्लोबिन है उसे एब्जॉर्ब भी करेंगे। और हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। डिस्ट्रक्शन के नतीजे में आयरन भी रिलीज होगा, बाकी चीज़ें भी रिलीज होगी, और जो आयरन है ये इन्हीं रीनल ट्यूब्यूलर सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा एज ए हीमोसिडेरिन। अच्छा, और इवेंचुअली क्या होगा कि जो ट्यूब्यूलर सेल है इनकी शेडिंग हो जाएगी और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये फीचर आ गई इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिनीमिया और विच इज एक्सेसिव हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हीमोग्लोबिनूरिया विच इज एक्सक्रीशन ऑफ हीमोग्लोबिन यूरिन, और हीमोसिडेरिनोसिस ये हो रहा है। ये इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस हो गया। अब हमने अगला क्या काम करना है, हमने इन दोनों को बारी बारी डिटेल के साथ स्टडी करना। हमने देखा है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस, उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं एनीमिया की। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस हो रही है तो उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आएंगी एनीमिया की। तो पहले हम देखते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर जो टाइप्स आती हैं। एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर 3 टाइप्स ऑफ एनीमिया हमने स्टडी करनी है। एक है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। अच्छा, ये आज हमने स्टडी करना, बाकी 2 जो टाइप्स हैं वो हम कल स्टडी करेंगे। दूसरी है सिकल सेल एनीमिया और तीसरी है हीमोग्लोबिन सी। अच्छा, इनमें से जो पहली टाइप है जो कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, वो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, सबसे पहली बात तो ये क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। नाम से पता चल रहा है क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अच्छा, अब इस हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर होता क्या है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर होता है कि ये हमारा रेड ब्लड सेल आ गया। अच्छा, रेड ब्लड सेल या कोई भी सेल होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, उसके सराउंडिंग क्या प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये साइटोस्केलेटन आ गया। जो साइटोस्केलेटन है क्या करता है, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है अपनी नॉर्मल शेप को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जो साइटोस्केलेटन है इसके अंदर जो मेम्ब्रेन सपोर्ट कुछ प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आ जाती है इनकारिन आ जाती है, स्पेक्ट्रिन वगैरह आ जाती हैं, फिर इसके बाद आते हैं बैंड 3 भी आ जाती है। तो इस तरह की जो डिफरेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग या मेम्ब्रेन टेथरिंग जो प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इनका जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन रखती है। अब इन हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, इन प्रोटीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है, और जिसकी वजह से ये प्रोटीन अपना जो वर्क है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जब ये अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगी तो रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबल नहीं रहेगी, और रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये ब्लबिंग करना शुरू कर देगी। ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल लगा, अब इसकी मेम्ब्रेन इस तरह ब्लब्स वगैरह बनाना शुरू कर देगी। अच्छा, अब ब्लब्स वगैरह बनेंगे, इवेंचुअली क्या होगा, ये यहाँ से सेपरेट होके अलग हो जाएंगे।
ये भी यहाँ से सेपरेट होकर अलग हो जाएगा। तो एज रिजल्ट क्या होगा, इन ब्लबिंग की वजह से रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी, और इस लॉस होने की वजह से क्या है, रेड ब्लड सेल का जो मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया वो कम होगा। अब इस सरफेस एरिया के कम होने की वजह से जो मेन चेंज आएगी वो क्या होगी, रेड ब्लड सेल के स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल है वो क्या होता है, बाई कनकेव शेप के अंदर। वो बाई कनकेव शेप के अंदर इसी वजह से होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से बाई कनकेव शेप के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन जब मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन रिमूव होती जा रही है तो ये बिल्कुल स्फेरिकल शेप के अंदर आ जाता है। इसलिए हम इसे हेरिडिटरी स्फीरोसाइट कहते हैं, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो स्फीरोसाइट के अंदर स्फेरिकल शेप के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब रेड ब्लड सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, स्फेरिकल शेप के अंदर, जिन्हें हम स्फीरोसाइट कहते हैं। अब ये क्या होगा, नॉर्मली जो बाइकनकेव शेप्ड रेड ब्लड सेल है वो नैरो स्पेस, जिस तरह स्प्लेनिक साइनोसाइड्स हैं, इनसे वो बेंड होकर पास कर देते हैं। लेकिन जब ये वाले सेल गुजरेंगे तो ये स्प्लेनिक जो साइनोसाइड्स हैं वहाँ से पास नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे उनकी जलानी पे जो मैक्रोफेजेस वहाँ पे मौजूद हैं वो इन्हें इनगल्फ कर लेंगे। जब हमने पढ़ा था पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन तो उसके अंदर एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस, तो हमने कहा था कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो इनगल्फ कर लेते हैं ओल्ड रेड ब्लड सेल को, जहाँ वो रेड ब्लड सेल जिनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह की चेंजेस आती हैं। अब हेरिडिटरी साइटोसिस के अंदर क्या हुआ है कि रेड ब्लड सेल है वो स्फेरिकल शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और इन्हें मैक्रोफेजेस ने इनगल्फ कर लिया और इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। जब रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो रेड ब्लड सेल की कमी होती जाएगी, कमी होने की वजह से एनीमिया हो जाएगा, और उस एनीमिया को हम क्या कहेंगे, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। तो अभी हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, पहले तो वही क्लिनिकल फीचर्स होंगे जो हमने एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये उसी की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। एनीमिया हो जाएगा, फिर इसके अलावा अच्छा एनीमिया के अलावा स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा। फिर इसके अलावा हमने क्या कहा था, हमने कहा था अनकंजुगेटेड लेवल अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। फिर इसके अलावा हमने कहा था कि जो गॉल स्टोन है इसका रिस्क बढ़ जाएगा। फिर इसके अलावा बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होगा, बोन मैरो हाइपरप्लेजिया। लेकिन अभी जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो इस बीमारी के अपने हैं वो हमने क्योंकि ये तो कॉमन फीचर है, ये तो कोई भी एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर जो फॉल करेगा एनीमिया उसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन हम जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के वो ये है कि इनके अंदर स्फीरोसाइट्स प्रेजेंट होगा। इनके अंदर जो रेड ब्लड सेल है वो स्फेरिकल शेप के अंदर होगी, और इन रेड ब्लड और इन स्फीरोसाइट की जो सेंट्रल पेलर है वो ख़त्म हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो है वो सराउंडिंग से ब्राइट रेड कलर के होते हैं, लेकिन सेंटर से ये पेल ही निकल होते हैं। क्योंकि पेल निकल इसलिए होते हैं क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो सराउंडिंग पेरिफेरी के अंदर ज़्यादा मौजूद है। लेकिन जब रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन लॉस होती जा रही है तो जो मेम्ब्रेन लॉस होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो सारे एरिया को कवर करेगी, और इसकी वजह से दरमियान में जो पेलर मौजूद था, जो पेल ही निकल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, और रेड ब्लड सेल सारा सारा ब्राइट रेड कलर का ही होगा। और एक तो इसके अंदर ये चेंज आ गई, स्फीरोसाइट्स होते हैं और इनका जो सेंट्रल पिलर है वो ख़त्म हो जाता है, एक चेंज इनके अंदर ये आ गई। फिर इसके अलावा रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्या कहती है, ये हमने बेसिकली इसमें मेजर करते हैं कि जो रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है उनकी वेरिएशन कहाँ तक है। नॉर्मली रेड ब्लड सेल की जो साइज़ की जो वैरायटी है वो 80 to 100 माइक्रोमीटर तक की है। लेकिन जब कुछ सेल कन्वर्ट होकर स्फीरोसाइट के अंदर, स्फीरोसाइट का साइज़ है वो क्या है, मतलब उनकी साइज़ है, उनके अंदर वेरिएशन साइज़ तो इसका नॉर्मल ही है, लेकिन उनकी जो शेप वगैरह उनके अंदर वेरिएशन आना शुरू कर देगी आएगी, क्योंकि वो सेल बाकी जो सेल थे वो बाइकनकेव थे, ये स्फीरोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो रेड ब्लड सेल के अंदर वेरिएशन आना शुरू होगी। तो इस वेरिएशन की वजह से क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एक ये चेंज आ गई। फिर इसके अलावा आती है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन which is concentration of hemoglobin in red blood cell, जो कि नॉर्मली कितनी होती है 33%, जबकि इसके अंदर ये जो 33% से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है वो लॉस होती जा रही है, जबकि उसके अंदर जो मौजूद हीमोग्लोबिन है वो तो उतनी की उतनी ही है। जब उसका सरफेस एरिया लॉस होगा उसकी वजह से कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। फिर इसके अलावा एक और जो न्यू पॉइंट हमने पढ़ना है वो ये है कि हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर बीटा वायरस
पैरवो वायरस B19 जो है इनके इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल इन हेरिडिटी साइटोसिस के अंदर अंडर स्ट्रेस होते हैं। एक तो उनकी एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, फिर इसके अलावा क्या हो रहा है कि इस डिस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए जैसे ब्लड जो है सॉरी जो बोन मैरो वो तेज़ी के साथ रेड ब्लड सेल बनाती जा रही है, रेड ब्लड सेल की जो रिजर्व्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड है। तो इस स्ट्रेस की वजह से हेरिडिटी साइटोसिस के अंदर जो रेड ब्लड सेल जो प्रीकसर सेल हैं उनके ऊपर B19 सॉरी पैरोवायरस B19 के इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। जब प्रीकसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है वो सीज हो जाएगी, और इसे हम क्या कहेंगे A+ क्राइसिस। तो इनके अंदर A+ क्राइसिस भी देखे जा सकते हैं हेरिडिटी साइटोसिस के अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं हम इसके डायग्नोसिस की तरफ। हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए जो हमने टेस्ट करना है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। अच्छा, इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, जी आ गया एक फ्लास्क वगैरह आ गया, बीकर आप कह लें, इसके अंदर हमने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट रखा हुआ है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल। ये जो स्फीयर साइट हैं इनके निस्बत ये जो इन्वायरमेंट है सोल्यूशन का ये क्या हाइपोटोनिक। जब हम स्फीयर साइट को इनके यानी जो भी सेल जो भी रेड ब्लड सेल है जिसका हमें शुबह है कि हमें कंफर्म नहीं है कि ये स्फीयर साइट है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम रेड ब्लड सेल को इस बीकर के अंदर रखेंगे तो एज क्या होगा, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऑफ वाटर इसके अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर मूव कर जाएगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ। रेड ब्लड ये जो सेल है ये क्या करेगा, इसकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल है वो कुछ ना कुछ जो स्वेलिंग है उसे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन स्फीरो साइड जो हैं उनकी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा वीक हुई होती है, क्योंकि वजह क्या है, जो मेम्ब्रेन ट्रेनिंग प्रोटीन्स थी वो मौजूद नहीं है, तो ये फ़ौरन क्या कर देंगे, ब्रस्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा जी कि ये हाईली फ्रेजाइल सेल्स हैं और जी क्या हैं, स्फीरोसाइट। तो इस तरीके से हम इस टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका क्या, सिंपल ट्रीटमेंट इसका ये है कि स्प्लीन को रिमूव कर दिया जहाँ पे सारी डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, तो ये इसका ट्रीटमेंट है स्प्लीनेक्टोमी, कि स्प्लीन को ही खत्म कर दिया जाए। अच्छा, अभी हम जो आज हमने सारा टॉपिक पढ़ा उसकी क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो नॉर्मल मेंटेन होता है, लेकिन उनकी जो नंबर है उनके अंदर कमी आ जाती है। नंबर के अंदर कमी दो वजह से, ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन और ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन। हमने इन दोनों को काजेज को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी वजह है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया की, तो वो है रेटिकुलोसाइट काउंट को देख के। नॉर्मली रेटिकुलोसाइट काउंट 1 to 2% होता है, लेकिन नॉर्मोसाइट एक्सेसिव एनीमिया के अंदर ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो 3% से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एनीमिया के अंदर ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है फाल्सली एलिवेट भी हो सकता है, और फाल्स एलिवेशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेटिकुलोसाइट जो काउंट जो हमने कैलकुलेट किया होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं हेमाटोक्रिट से और डिवाइड करते हैं 45 से, एज दैट हम जो करेक्ट रेटिकुलोसाइट काउंट है वो हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने बारी बारी देखा था कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, और ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन वो तो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमने देखा था नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के अंदर जो डिस्ट्रक्शन है उसे हम दो कैटेगरीज में के अंदर हमने डिवाइड किया गया है, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस और इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन है वो लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड वगैरह के अंदर होती है। कैसे होते हैं, जो इनके अंदर जो मौजूद मैक्रोफेज है वो रेड ब्लड सेल को इनगल्फ कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल को इनगल्फ करने के बाद जो हीमोग्लोबिन है इसे ब्रेक डाउन करते हैं हीम और ग्लोबिन के अंदर, हीम कन्वर्ट हो जाती है आयरन के अंदर, और प्रोटोपोरफायरिन के अंदर आयरन रिसाइकल होता है और प्रोटोपोरफायरिन अल्टीमेटली बाइल के अंदर सिक्रेट हो जाता है, और जो ग्लोबिन चेन है वो भी अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, फिर इसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर आ रहे थे वो ये था कि इसके अंदर एनीमिया हो जाता है, स्प्लीनोमेगली हो रहा था, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा था जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा था। फिर इसकी वजह से बाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि बाइल के अंदर बिलिरुबिन सिक्रेट हो रहा था, और गॉल स्टोन का जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है। फिर इसके अंदर बोन मैरो हाइपरप्लेजिया भी सीन किया गया। फिर इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस को हमने बात की। इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर ब्लड सेल के और ब्लड वेसल के अंदर ही रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, और आफ्टर डिस्ट्रक्शन जो हीमोग्लोबिन है वो हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है या फिर मेट हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो भी हो, एज ए रिजल्ट इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, जिसे हमें हीमोग्लोबिनीमिया का, या और उसकी वजह से यूरिन के अंदर भी हीमोग्लोबिन सिक्रेट हुआ जिसे हमने हीमोग्लोबिनूरिया कहा। फिर इसके बाद किडनी के जो ट्यूबुलर सेल हैं कुछ हीमोग्लोबिन को ऑब्जॉर्व करते हैं, और जो आयरन है उसका स्टोर कर लेते हैं उसे, और इन ट्यूबुलर सेल की भी बाद में डिस्ट्रक्शन वगैरह हो जाती है। फिर इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस है इसको डिटेल के साथ हमने स्टडी करना स्टार्ट किया।
एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर 3 कैटेगरीज ऑफ एनीमिया जो हमने स्टडी करनी है, उनमें से एक है हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा है हीमोग्लोबिन सी। इनमें से जो पहला है हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस वो हमने आज स्टार्ट किया है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या है, जो साइटोस्केलेटन की जो प्रोटीन जिनके अंदर अनकार या स्पेक्ट्रिन और बैंड 3 पर आती है, इनके अंदर म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ये अपना काम नहीं कर पाती। इनके काम ना करने की वजह से रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रहती, उनके अंदर डिफरेंट ब्लब्स वगैरह बनना शुरू कर देती हैं और इसकी वजह से मेम्ब्रेन लॉस होती है और मेम्ब्रेन लॉस की वजह से जो सेल की जो बाइकनकेव शेप है वो भी लॉस होती है। और ये जो ब्लड सेल इनकी हीमोलाइसिस हो जाती है जब ये पास करते हैं स्प्लीनिक माइक्रो स्प्लीनिक साइनोसॉइड वगैरह से। तो इनके क्लिनिकल फीचर में पहले वही एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस वाले जनरल फीचर हमने देखे, फिर इसके बाद हमने देखा था इनके अंदर स्फीरोसाइट्स बन रहे हैं जो इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, और इनके अंदर जो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुई है और मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हुई है। फिर इसके बाद एक जो नई चीज़ हमने स्टडी की इसमें कि इनके अंदर A+ टिकरासिड का जो रिस्क है वो भी मौजूद होता है। पैरोवायरस B19 जो है वो A+ टिकरासिड इनके अंदर करवा सकते हैं। फिर हमने इनकी डायग्नोसिस देखी, डायग्नोसिस किया स्पॉटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के साथ, और इनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट का यही है कि स्प्लीन को ही रिमूव कर दिया जैसे विच इज़ कॉल्ड स्प्लीनेक्टोमी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल हम फर्दर स्टडी करेंगे इन दूसरे जो टॉपिक्स हैं सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन सी।